साइक्लिक पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर उस कार्बन पे या उस चेन पे, कार्बन चेन बोला करेंगे हम लोग उस चीज को, उस पे कोई ग्रुप है तो उसको भी लगाएंगे हम लोग, और अगर वो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो भी लगा सकते हैं। अब एक चीज देखो, 10th क्लास में ये टर्म सुना था क्या कभी किसी ने, फंक्शनल ग्रुप? ये टर्म सुना था कभी? यस सर। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? सर वो ग्रुप ऑफ एटम विच लार्जली डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज। सब अंग्रेजी रट करके बैठ गया है। अंग्रेजी इतना मत बताया करो हमको, हम केंद्रीय विद्यालय से पढ़े, हिंदी में बात कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो पूरे कंपाउंड के फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा, इस चीज को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोला करते हैं। बड़ा सिंपल सा एलिमेंट्री डेफिनेशन है, पूरे कंपाउंड के प्रॉपर्टी को जो भी डिसाइड करेगा उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो कोई एग्जांपल याद है फंक्शनल ग्रुप का? हम यार या तुम बताओ, कोई एग्जांपल याद है फंक्शनल ग्रुप का? कोई भी एग्जांपल याद है? गूगल मत करने लग जाना। नहीं सर। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। देव बताओ भाई, फंक्शनल ग्रुप का कोई एग्जांपल। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, और कोई एग्जांपल? अल्कोहल। अल्कोहल, चलो यही सुनना चाह रहे थे हम, यही सुनना चाह रहे थे। ये देख के मालूम पड़ रहा होगा, OH ग्रुप का मतलब अल्कोहल होता है। तो फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल में हम लोग अल्कोहल को पुट कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान होगा, जैसे ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, तो इथेन के आगे हम लोग ऑल लगा रहे हैं, तो जो अल्कोहल है इसको हम लोग ऑल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि ब्रोमीन वाले पार्ट को हम लोग आगे लिखे थे, ब्रोमीन को इस हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन था तो हेक्स आया, और कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं था तो इसलिए एन आया, बट ब्रोमीन को हम लोग आगे लिखे हैं, ठीक है, ब्रोमीन को शुरू में लिखे हुए हैं, जबकि अल्कोहल के ऑल वाले पार्ट को लास्ट में लिखे हुए हैं। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ से एक डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होता है। एक कार्बन चेन से, मतलब जिस कार्बन चेन की हम लोग बात करेंगे उसको इन जनरल पेरेंट चेन बोलेंगे, या मेन चेन बोलेंगे, या प्रिंसिपल चेन बोलेंगे, कुछ भी नाम यूज कर लो, ठीक है। पेरेंट चेन, मेन चेन या प्रिंसिपल चेन। किसी भी एक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में हम लोग हमेशा एक पेरेंट चेन की बात करते हैं या पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं। एक बार वो पेरेंट चेन डिसाइड हो गया तो उस पेरेंट चेन वाले पार्ट से फिर हम लोग जो भी ग्रुप्स अटैच्ड है उन ग्रुप्स की बात करते हैं। अब उसमें दो चीजें हो सकती है, एक ग्रुप ये OH वाले टाइप के जैसा हो सकता है, मतलब एक ग्रुप ये OH के टाइप का हो सकता है। ये जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप है, 10th में ही पढ़ा था। तो एक इस फंक्शनल ग्रुप के टाइप का पार्ट हो सकता है जो उस पेरेंट चेन से अटैच्ड है, और दूसरा इस ब्रोमीन के टाइप का पार्ट हो सकता है जो उस पेरेंट चेन से अटैच्ड है। तो इस ब्रोमीन वाले पार्ट को जो पेरेंट चेन से अटैच्ड है बट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एक्चुअल में ये भी फंक्शनल ग्रुप है, बट नोमेनक्लेचर में इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता है। इस चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोला करेंगे। मतलब इस चीज को समझ लो, जो भी ग्रुप्स पेरेंट चेन से अटैच्ड है डायरेक्टली, अगर वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दोज आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहला चीज। और जो फंक्शनल ग्रुप है उसको तो फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे ही बोलेंगे। तो हमेशा एक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में हम लोग अगर ढंग से देखें तो 5 पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे इसके जस्ट नीचे वाले पार्ट पे जाते हैं, नीचे वाले एग्जांपल पे, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हम लोगों ने इन लिखा है, और इन में भी हम लोगों ने 1 मेंशन किया है, मतलब पोजीशन मेंशन किया है। ऑल में भी हम लोगों ने 3 मेंशन किया है, मतलब पोजीशन मेंशन किया है। क्योंकि हो सकता है ना भाई, जैसे यहाँ OH है तो इस OH वाले पार्ट को हम लोग यहाँ से हटा करके यहाँ डाल दे, ये भी तो हो सकता है। इस OH वाले पार्ट को यहाँ से हटा के यहाँ डाल दे, तो OH तो अल्कोहल होगा, बट वो OH अलग अलग जगह पे चला गया, तो डेफिनेटली कुछ तो पोजीशन में वेरिएशन आ रहा है। तो अगर पोजीशन में वेरिएशन आ रहा है तो इसलिए पोजीशन लिखना जरूरी केस बन जाता है। सिमिलर टाइप से, जैसे मान लो सबसे लास्ट एग्जांपल और सेकंड लास्ट एग्जांपल की अगर बात करें, तो पहले वाले केस में जो डबल बॉन्ड है बिल्कुल शुरुआत में है, दूसरे वाले केस में जो डबल बॉन्ड हो बिल्कुल बीच में है। तो जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट अपने पास एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उस चीज को हम लोग कंसिडर करते हुए चले तो इस केस में हम लोग को दिख रहा है कि डबल बॉन्ड भी अपना जगह चेंज कर सकता है। तो अगर डबल बॉन्ड है मतलब अल्कीन है, बट वो अल्कीन का डबल बॉन्ड इधर है कि उधर है कि उधर है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसलिए हम लोग डबल बॉन्ड वाले पार्ट में भी ये पोजीशन को मेंशन करके काम करते हैं। कि पोजीशन कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, इसके लिए रूल्स है। ब्रोमीन के आगे पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए रूल्स है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो अल्केन मतलब
कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है अगर एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के जैसा कार्बन चेन दे रखा। कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है का मतलब फंक्शनल ग्रुप के डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा है। जैसे मान लो ये ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड वाला पार्ट, तो एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा है, एक पेरेंट चेन के अंदर के डबल बॉन्ड की बात कर रहा है। तो अगर पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब अल्केन के जैसा पेरेंट चेन है, तो एन लगाएंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो ईन लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो भी टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे उन फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो 10th क्लास में ये चीज थोड़ा बहुत देखा होगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम लोग नाम में ओइक एसिड लगाते हैं, इथेन ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड। एल्डिहाइड है तो अल लगाते हैं, जैसे ब्यूटेन अल, ब्यूटेनल ऐसा पूरा नाम देते हैं, प्रोपेनल, प्रोपेन अल। उसके अलावा अगर कीटोन वाला पार्ट है तो कीटोन में ओन लगाते हैं, अल्कोहल वाले पार्ट में ओल लगाते हैं। इस तरीके का नाम डाल सकते हैं हम लोग। तो एक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में साइक्लिक होगा तो साइक्लो लगाएंगे, साइक्लिक नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, एक पार्ट। दूसरा, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है ये काउंट करेंगे, तो उसके बाद सेकेंड पार्ट हुआ। तीसरा, अल्केन है पेरेंट चेन कि अल्कीन है कि अल्काइन है, ये थर्ड पार्ट हो गया। उसके अलावा कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या, तो हाँ सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट कर सकता है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लगाएंगे। कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है क्या, अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका नाम हम लोग अलग से लिखेंगे। मतलब एक कंपाउंड के अंदर टोटल 5 पार्ट्स होंगे जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, और उन 5 पार्ट्स को जब हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं तो उसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। एक मिनट थोड़ा लाइन पे रहो। वहां पे हम लोग नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर चलो ध्यान दो। जैसे कंपाउंड अगर है, मतलब कोई भी एक कंपाउंड का जब हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उस नोमेनक्लेचर के टाइम पे हर एक कंपाउंड के अंदर हम लोग नॉर्मली 5 पार्ट की बात करते हैं। मतलब कंपाउंड के अंदर 5 पार्ट नॉर्मली एग्जिस्ट कर सकता है, और उन 5 पार्ट को हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उस चीज का पार्ट बस ध्यान रखना। ऑल्दो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा तो काम करनी है बहुत ज्यादा, लेकिन टोटल 5 पार्ट में जैसे हम लोग ब्रोमो लिख रहे थे वो सबसे आगे लिखे थे, बट अल्कोहल का ओल सबसे पीछे लिखे थे, और पेरेंट चेन को हम लोग बीच में रख रहे थे हमेशा, पेरेंट चेन के नंबर को। तो एक पार्ट, ये सबसे मेन पार्ट होता है वर्ड रूट। एक प्रिंसिपल चेन में या एक पेरेंट चेन में कितने कार्बन्स होते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय वर्ड रूट। जैसे क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ा था, एक कार्बन मतलब मिथ, दो कार्बन मतलब इथ, तीन कार्बन प्रोप, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन नहीं बोल रहा है, क्योंकि हो सकता है अल्कीन हो, तो मिथीन इथीन, मिथीन तो खैर नहीं होता, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन भी हो सकता है। लेकिन वर्ड रूट केवल नंबर ऑफ कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करेगा, केवल नंबर ऑफ कार्बन को। तो अगर मिथ हुआ तो एक कार्बन, इथ हुआ तो दो कार्बन, प्रॉप हुआ तो तीन कार्बन, ब्यूट हुआ तो चार कार्बन, हेक्स हुआ, पेंट हुआ, इस तरीके से नाम डाल सकते हैं। तो ये नाम का सीरीज हमको ऐसा लगता है कि तुमको मालूम होना चाहिए, बट नहीं भी मालूम होगा तो क्लास 11th के एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट में जो सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सम बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या सम इंट्रोडक्शन तो नहीं है, सम बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां पे वो लिस्ट देख लेना टेबल में। और एनसीईआरटी तो नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर एनसीईआरटी नहीं परचेज किया है तो, ऑल्दो परचेज कर लो क्योंकि 11th-12th पढ़ना तो है ही, तो बुक्स तो ऐसे भी खरीदना है। तो अगर नहीं किया होगा तो नेट से देख लेना, ठीक है। तो उसमें वो लिस्ट है, वो एक लिस्ट याद होना ही चाहिए, बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए। उसके अलावा क्या है, तो एक प्राइमरी प्रीफिक्स है। मतलब होता है ना, जैसे नाम के आगे मिस्टर लगा रहे हैं, मिसेज लगा रहे हैं, तो लड़का है तो मिस्टर लगाएंगे, लड़की है तो मिसेज, सॉरी लड़का तो नहीं, खैर मतलब शादीशुदा मेल पर्सन तो मिस्टर लगाएंगे, शादीशुदा लेडी है तो मिसेज लगाएंगे, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो जैसे हम लोग अगर किसी के नाम के आगे कुछ लगाते हैं या किसी वर्ड के आगे कुछ लगाते हैं तो प्रीफिक्स बोलेंगे। तो वर्ड रूट अपने सबसे मेन पार्ट है, मतलब वर्ड रूट एक कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे मेन पार्ट है ये, कितना कार्बन है ये चीज को बता रहा है। उसके आगे जो चीज लगा है वो प्राइमरी प्रीफिक्स है, उसके आगे जो लगा है वो भी प्रीफिक्स ही है, बट क्योंकि दो प्रीफिक्स हैं तो उसको हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर दिया है। तो एक तो वर्ड रूट, उससे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, उससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं, सबसे पहला चीज। उसके बाद क्या है, तो वर्ड रूट के पीछे जो भी चीज लगाएंगे इस चीज को हम लोग आराम से सफिक्स बोल सकते हैं। मतलब जो चीज पीछे लगाएंगे वो सफिक्स गया, लेकिन फिर से दो सफिक्स है। जैसे प्राइमरी सफिक्स में अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है,
इसके लिए एन, इन या आइन लगा सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोगों को अल्केन दिखा तो प्राइमरी सफिक्स एन लगाए, अगर अल्कीन दिखा तो इन लगाए। बट फिर अल्कोहल की भी बात आई थी, मतलब फंक्शनल ग्रुप की बात आई थी, तो फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग सबसे लास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को डालते हैं। तो पूरे कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में 5 पार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब्स्टिट्यूएंट्स वाले पार्ट का मतलब हो गया कि जैसे मान लो ब्रोमो था, 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग सबसे आगे लगाते हैं। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स वाला पार्ट साइक्लो, अगर साइक्लिक हुआ तो, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ड रूट, जिसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन से ये देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स में हम लोग एन, इन, आइन की बात करेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप का नाम मेंशन करेंगे हम लोग। तो ये 5 पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना होता है नोमेनक्लेचर में। ये पांचों पार्ट में से जिन जिन चीजों की जरूरत है वो तो रखना ही पड़ेगा, अगर जरूरत नहीं है तो फिर बात अलग है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हम मेंशन करते चले जा रहे हैं, जैसे वही वर्ड रूट वाला पार्ट था, क्योंकि वो एलिमेंट्री लेक्चर था तो आराम से एक्सप्लेन किया था उन लोगों को। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो 1 में मिथ होगा, 2 में इथ होगा, 3 में प्रोप होगा, 4 में ब्यूट होगा, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो अगर 11 का कार्बन चेन होगा तो नाम क्या होगा? डोडेक। 11 में 2 डेक होगा। 2 का मतलब समझ में आता है? 11 मतलब अनडेक। अनडेक। 2 का मतलब 2 होना चाहिए, ठीक है, तो वो तो 12 के लिए होता है, 2 डेक तो 12। अनडेक मतलब 11, ठीक है। 1 मिनट विशाल सर, निहार सर का कॉल आ रहा है, थोड़ा देख लीजिए ना। अनडेक या डोटेक इस तरीके का नाम हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। ऑल्दो अपने सिलेबस में 10 तक का ही कार्बन चेन है, तो डेक से आगे जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक जनरल नॉलेज है, इतना याद रखना केमिस्ट्री में। हमको याद है तो तुमको याद रख ही लेना, ठीक है, क्योंकि हम काम के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ध्यान नहीं रखते, मतलब हमको लोगों का नाम याद नहीं रहता है। हो सकता है कि जैसे तुम लोगों का नाम बार बार स्क्रीन पे दिख रहा है तो हमको याद हो गया है, बट तुम्हारा शक्ल नहीं पता हमको, ठीक है। यहाँ उल्टा हो गया, जैसे अब पिछले 6 साल से 7 साल से लोगों का चेहरा याद है, उनका नाम नहीं याद रहता था, जब तक कि उन लोग का चेहरा और नाम दोनों चीजें हम कभी रेगुलरली ना देख रहे हो। लेकिन तुम लोग का नाम याद हो रहा है, तुम लोग का चेहरा नहीं पता है हमको, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम याद नहीं रखेंगे, तुमको सजेशन भी नहीं देंगे कि ये जनरल नॉलेज का चीजें याद रख लो, क्योंकि ऑलरेडी केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें याद रखनी है, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, बट नाम ध्यान रखना, अनडेक या डोडेक काम करनी है अपने, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये चीज है नोमेनक्लेचर की जब बात करते हैं हम लोग, तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ही देखेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? हाँ भी आ रहा है, क्या बताया था सब्स्टिट्यूएंट का मतलब? स्टार्टिंग में लगने वाले। तुमसे नहीं पूछे थे हम, आर्या से पूछे थे। बताओ भाई आर्या, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? सर जो स्टार्टिंग में लगे। नहीं, स्टार्टिंग वो तो हम लोग लिखते हैं उसको स्टार्टिंग में ना। किसी एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूएंट कैसे पता चलेगा? इसीलिए एक चीज को 3 बार 4 बार हम लोग भी बोला करते हैं, और तुम लोग को भी उससे ज्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि पहली बार जब भी किसी चीज को देखेंगे तो तुरंत याद नहीं होता है। इसलिए 2 बार 3 बार 4 बार, और जितना जल्दी हो सके देखा करो, क्योंकि अगर हम लोग 10 दिन तक नहीं देखेंगे तो फिर वो भूल जाएंगे बिल्कुल, तो ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। एक कार्बन चेन से, मतलब एक पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, अगर वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो। इस केस में सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जो भी एक पेरेंट चेन से या मेन चेन से ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो अपार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है नोमेनक्लेचर में, ऑल्दो वो फंक्शनल ग्रुप है। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप के बेसिक डेफिनेशन पे जाए कि पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो भी डिसाइड करता है, तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उसको फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट नहीं करते हैं हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, केवल नोमेनक्लेचर में। ऑल्दो इन जनरल फंक्शनल ग्रुप है वो लोग। उसमें सबसे पहला पार्ट हैलोजन आएगा, और हैलोजन को हम लोग केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एक्स, स्मॉल नहीं। हमेशा हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर हैलोजन वाला पार्ट है तो इसको हम लोग हमेशा हेलो से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे उधर ब्रोमो लिखा था, फ्लोरीन वाले पार्ट में क्लोरो लिखेंगे, फ्लोरीन वाले पार्ट में फ्लोरो आराम से लिख सकते हैं, और अगर आयोडीन वाला पार्ट होगा तो आयोडो वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो पहला चीज, हैलोजेंस हमेशा नोमेनक्लेचर के टाइम पे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के टाइम पे हमेशा उसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करेंगे, पहला चीज।
दूसरा, अगर कभी भी ये NO2 ग्रुप देगा, नाइट्रो ग्रुप, इस चीज को हमेशा हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। कभी भी अगर OR ग्रुप होगा, OR ग्रुप होने का मतलब है एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन हुआ, तो उस केस में एक हो सकता है अगर पेरेंट चेन हो, मान के चलते एक अगर पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन के बाद ऑक्सीजन से जो पूरा का पूरा ग्रुप अटैच्ड है, ये पूरा ग्रुप, इस चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। मतलब अगर पेरेंट चेन से ऑक्सीजन और उसके ऊपर कोई कार्बन अटैच्ड है, तो इस पूरे पार्ट को हम लोग इन जनरल एक सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। ऑल्दो शायद तुम लोगों ने 10th क्लास में एक चीज पढ़ा था, एल्कोहल वर्ड और दूसरा इथर, एक ये वर्ड भी सुना होगा। ऑक्सीजन के अगर दोनों तरफ कार्बन होता है तो इस चीज को हम लोग नॉर्मली इथर बोला करते हैं। एल्कोहल वाले पार्ट में एक तरफ OH होता है, मतलब O के साथ H होता है, और दूसरे ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होता है, इस चीज को हम लोग हमेशा एल्कोहल बोला, सॉरी इथर बोला करेंगे। तो अगर एक इथर हुआ तो उसमें एक पेरेंट चेन होगा और दूसरा हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो एक तो पेरेंट चेन और दूसरा हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। और जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे वर्ड में एल्कॉक्सी वर्ड यूज किया जाता है, एल्कॉक्सी, जिसमें ये जो अल्क वाला पार्ट है, जो सबसे शुरू में लिखा अल्क, ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि इस सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन में आ रहा है। जैसे यहाँ एक कार्बन है, तो एक कार्बन का मतलब हम लोग मिथॉक्सी वर्ड यूज करेंगे जो नीचे लिख रखा है। O के साथ अगर एक CH3 है तो मिथॉक्सी, अगर 2 कार्बन होगा तो इथॉक्सी, अगर 3 कार्बन होता तब उस केस में हम लोग आराम से प्रोपॉक्सी वर्ड यूज करके काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कोई भी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसमें ये 3 ग्रुप्स का नाम ध्यान रखना, हेलोजन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप और तीसरा एल्कॉक्सी ग्रुप। इन तीनों को हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे नोमेनक्लेचर में, इनको फंक्शनल ग्रुप के जैसा कभी भी कंसिडर नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, पहला चीज। उसके बाद जैसे उसके आगे मेंशन कर रखा, इन केस ऑफ कार्बन चेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो जैसे अभी तक तो हम लोग ये बोल के चल रहे थे कि कार्बन चेन पेरेंट चेन होता है, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे कंपाउंड के अंदर एक ही पेरेंट चेन वाला पार्ट हो या फिर एक ही कार्बन चेन हो सकता है कि एक से ज्यादा चेन हो। चेन होने का मतलब बेसिकली एक रस्सी, ठीक है, जो चेन होता है ना, सिक्कड़ बोलते हैं उसको, जो लिंक्स होते हैं, तो कार्बन के लिंकेज है वो। तो चेन वाला पार्ट जैसे एक ये पार्ट है, एक ये चेन हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, या फिर एक ये चेन हो सकता है सेकंड पॉसिबिलिटी, या फिर एक ये चेन हो सकता है थर्ड पॉसिबिलिटी। तो अगर हम लोग ढंग से सोचे तो चेन का मतलब कार्बन के 2 एंड्स, उन दोनों के बीच का पूरा कनेक्शन, इस चीज को चेन बोला जा सकता है। तो एंड कहाँ कहाँ दिख रहा, तो एक एंड को मार्क किया मैंने, दूसरे एंड को मार्क किया मैंने, तीसरे भी एंड को मार्क किया। तो अगर 3 एंड्स हैं तो इनमें से किसी 2 एंड को मिलाए तो एक चेन बन गया, कार्बन चेन 1। किसी दूसरे एंड को मिलाए तो दूसरा चेन बन गया, किसी बचे हुए एंड को मिलाए तो तीसरा चेन बन गया। तो टोटल 3 कार्बन चेन पॉसिबल है। बट इन 3 कार्बन चेन्स में भी हम लोगों के पास पेरेंट चेन कौन सा होगा, इसके लिए काफी रूल्स रेगुलेशंस है, हर एक जगह पे अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस है। तो अभी के लिए अगर हम मेंशन करें, तुम लोग अभी के लिए बता दे कि हम लोग का पेरेंट चेन ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, ये चेन नंबर 1, अगर ये हम लोग का पेरेंट चेन है, तो अगर इसको हम थोड़ा कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो समझना आसान होगा। जैसे कार्बन से शुरू किए तो कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, उसके आगे सिंगल बॉन्ड, उस पर 2 हाइड्रोजन, उसके आगे सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, उसके आगे सिंगल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, उसके आगे सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, उसके आगे सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन है जिसके ऊपर हम लोग एक कार्बन चेन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा CH3 मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले का ही रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन है, अगर मान के चलते के लिए मान लो, क्यों होगा पता चल जाएगा आगे। तो अगर ये पेरेंट चेन है तो इस पेरेंट चेन के अंदर जितने कार्बन्स है, वर्ड रूट में केवल इसको कंसिडर करेंगे हम लोग, और कुछ कंसिडर नहीं करेंगे। वर्ड रूट के अंदर केवल ये पार्ट कंसिडर होगा। और पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड है, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑल्दो ऊपर का CH3 एक कार्बन चेन है, लेकिन वो पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो पा रहा क्योंकि पेरेंट चेन का पार्ट नहीं हो कार्बन। तो जो भी कार्बन चेन पेरेंट चेन के पार्ट नहीं होंगे उसको भी हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करेंगे। मतलब यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है
ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। और इन जनरल जैसे एक कार्बन चेन में एक एक्स्ट्रा कार्बन चेन होता है तो उसको साइड चेन या इन जनरल हम लोग ब्रांच स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ये ब्रांच्ड चेन बोल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज किया जाता है। साइड चेन मतलब साइड का एक चेन है, नहीं तो ब्रांच चेन, ऐसा आराम से बोला जा सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि एक कार्बन चेन वाला पार्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट कर रहा, तो फिर इसका नाम कैसे डालें? तो सेम टाइप से डालेंगे जैसे एक अल्केन का नाम डाल रहे थे। जैसे यहाँ CH3 है, मतलब एक कार्बन है, तो एक कार्बन अगर अल्केन के जैसा होता है तो CH4 कहलाता है। इसका मतलब नाम मीथेन बोला करते हैं हम लोग। तो जो मीथेन नोमेनक्लेचर है, इस मीथेन वाले पार्ट को जब हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट डालेंगे तो इस केस में हम लोग एन वर्ड को हटा के यहाँ से वहाँ पे YL लगा दिया करेंगे। तो मीथेन के जगह पे वो सब्स्टिट्यूएंट अगर बन गया तो मिथाइल। तो बेसिकली CH4 में से हम लोग एक हाइड्रोजन हटा के अगर उसमें 3 हाइड्रोजन लगा दे CH3, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल। तो अगर मान लो कि C2H6 है, तो C2H6 का मतलब क्या हो गया? तो इथेन। अगर यहाँ से हम लोग इसको किसी पेरेंट चेन पे अटैच किए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा हम लोग को, तो C2H5। तो इथेन होता तो वहाँ से नोमेनक्लेचर क्या डालेंगे? इथाइल। तो इन जनरल हम लोग नाम डालते हैं अल्काइल। तो अल्केन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट अगर रखे, मतलब वहाँ से हाइड्रोजन हटा के उसको पेरेंट चेन में अटैच कर दें, तो नाम में वर्ड अल्काइल यूज करेंगे। अगर एक कार्बन तो मिथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल, 3 कार्बन तो प्रोपाइल। इस तरीके से नाम आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। अगर मान लो अल्कीन है तो अल्कीन वाले पार्ट में हम लोग टर्म यूज करेंगे अल्किनाइल। अगर इथीन होता तो जैसे अल्कीन है तो अल्कीन वाले पार्ट में यहाँ पे अल्कीन के आगे ENE को नहीं हटा रहे हम लोग, क्योंकि ऊपर भी अल्काइल है नीचे भी अल्काइल है, तो डिफरेंस क्या होगा? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ENE में केवल इस E को हटा रहे हैं और वहाँ पे टर्म YL लगा रहे हैं, तो नाम अल्किनाइल हो जाएगा। तो जब अल्काइन होगा तो अल्काइनाइल वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर इथीन है तो इथिनाइल, अगर प्रोपीन सब्स्टिट्यूएंट होता तो प्रोपिनाइल, अगर अल्काइन है तो अल्काइनाइल टाइप का वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ तक का पार्ट समझ आया सबको? कि अगर कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। जब आप हम लोग को लिखवा रहे थे बस, तो हाँ उसमें एक 3 ब्रोमोब्यूट 1 हाँ, और 2 ब्रोमोब्यूट 2 इन, तो इस दोनों में एक जगह 3 ब्रोमो लिखे और एक जगह 2 ब्रोमो लिखे हैं, वो क्यों? कहाँ पे? ये हाँ नीचे वाले पार्ट में? हाँ। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि देख के ऐसा लग रहा है कि पहले वाले केस में 1, 2 और 3 आया, तो दूसरे वाले केस में 1, 2 और 3 आया, ऐसा लग रहा है ना, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था। हाँ। लेकिन एक्चुअल में अगर ढंग से देखो तो हम, मेरे पास एक रस्सी है, तो हम एक एंड से शुरू करें कि दूसरे एंड से शुरू करें, उसमें क्या तकलीफ है? वो तो ऐसा नहीं, रस्सी ऐसा घुमा दिया तो बात सेम नहीं हो जाएगा? मान लो एक रस्सी ऐसे पेन है, ठीक है, तो उसका एक कॉर्नर है दूसरा कॉर्नर है, तो तुम्हारे हिसाब से काउंटिंग किधर से शुरू करते हो? बोले नहीं, हम इस साइड से शुरू करेंगे, जहाँ पे मेरा निब है जहाँ पे, उधर से शुरू करेंगे। हम बोले नहीं, हम दूसरे साइड से शुरू करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, तो पूरा अगर ऐसे घुमा दिए तो बतिया सेम है। तो तुम्हारे हिसाब से काउंटिंग निब की तरफ से होना है, और निब अगर राइट साइड में हो, ये राइट साइड है तुम्हारा, एक लेफ्ट साइड है? लेफ्ट है। लेफ्ट है, चलो ये लेफ्ट में हो या घूमने के बाद तुम्हारे हिसाब से राइट में हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि तो तुमको मतलब तुमको हो क्या सकता करना है? हाँ, तुमको क्या करना है कि तुमको तो बस ये देखना है कि उसका टिप कहाँ पे है। हमको हमेशा टिप से कंसिडरेशन लेना है। हम जब भी मेजरमेंट करेंगे तो टिप से मेजरमेंट करेंगे। अब वो टिप लेफ्ट साइड में हम कर दे पेन का या राइट साइड में कर दे, है तो वही पेन, बस उसका ओरिएंटेशन है, उसको देखने का नजरिया उल्टा हो गया। मान लो तुम ऐसे सामने खड़ी हो, तुमको हमेशा उल्टा कर दे और बोले पेन देखो, तो पेन तो वही है बट दिखाई उस तरीके से नहीं देगा, क्योंकि हम खुद उल्टे हो गए। तो उसके उल्टे करने से सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग नंबरिंग एक एंड से कर सकते हैं तो दूसरे एंड से भी कर सकते हैं। बट इस पार्टिकुलर केस में जब हम लोग ये वाइट वाला नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, तो इस केस में जो ऊपर वाला नंबरिंग है ये फॉलो नहीं कर सकते। नीचे वाले नंबरिंग करने का जो तरीका है वो सही है। तो कैसे करेंगे वो नंबरिंग?
उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए नीचे वाले पार्ट में नंबरिंग का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 ब्रोमो ब्यूटेन रखा है, 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन रखा है, ना कि हम लोगों ने वहां पे 3 ब्रोमो किया है। समझ आया? यस सर। ओके चलो, तो जैसे और कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। हाँ एक और है, हाँ वो ये है कि हम लोग कभी भी नॉमेनक्लेचर वर्क में ईथर वर्ड नहीं यूज करते हैं, उसके जगह पे एल्कोक्सी यूज करते हैं। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, इधर यूज कर सकते हैं, बट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से अगर काम करें तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्योंकि इथर को एक फंक्शनल ग्रुप के जैसा नहीं माना गया है, सब्स्टिट्यूएंट के जैसा माना गया है, तो इसलिए एल्कोक्सी वर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कॉमन नेम में उसका नाम इथर नहीं डाल सकते। जैसे अगर ये कंपाउंड है तो एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ भी मिथाइल है, इस चीज को कॉमन नेम वाइज डाई मिथाइल इथर बोला जाता है। ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है। आईयूपीएसी नेम एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ नेम है, और कॉमन नेम जैसे जो इथाइन है, इथाइन को हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं। जो तुम्हारा इथेनोइक एसिड है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो इस तरह का पार्ट भी हम लोग को ध्यान रखना होता है। जैसे कॉमन नेम में रहेगा इथर, लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इथर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसको सब्स्टिट्यूएंट के जैसा लिखेंगे, उसका सब्स्टिट्यूएंट नेम मिथॉक्सी बोलते हैं। जैसे हेलोजन है तो हेलो वर्ड लगा रहे हैं ना, वहाँ पे हेलोजन तो नहीं लिख रहे क्लोरीन, 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन, ऐसा तो नहीं लिख रहे, फ्लोरो कर दिया उसको, फ्लोरो कर दिया। इसीलिए जो हम लोग का इथर है उसमें भी नाम एल्कोक्सी वर्ड यूज कर रहा है। और कोई डाउट? नो सर। बाकी लोगों को कोई डाउट तो फटाफट पूछो। नो सर। चलो तो आगे ध्यान देते हैं। जैसे एक तो ये सेकंड रूल, सॉरी थर्ड रूल ये है, इन केस ऑफ कार्बन चेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट देयर सब्स्टिट्यूएंट नेम इज यूज्ड। और सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या है, तो अल्केन का अल्काइल हो जाएगा, अल्कीन का अल्किनाइल हो जाएगा, अल्काइन वाले पार्ट का अल्किनाइल हो जाएगा। फोर्थ रूल, इन केस ऑफ रिपीटिशन of the same group डाई ट्राई टेट्रा पेंटा etc is used। अगर रिपीटिशन हो रहा है सेम ग्रुप का तो उस केस में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा, 2 के लिए डाई वर्ड यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस टाइप से नाम आराम से यूज कर सकते हैं। और ये जो रिपीटिशन हो रहा है, ये रिपीटिशन फंक्शनल ग्रुप का हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट का हो सकता है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का हो सकता है। जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा, एक ब्रोमीन दे रखा, दूसरा ब्रोमीन दे रखा, तो 2 ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है, तो अगर 2 है तो डाई ब्रोमो वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। अगर मान लो 2 अल्कोहल होता, एक OH दूसरा OH, तो इस केस में जो ओल लगाते हैं हम लोग लास्ट में, उसके आगे हम लोग डाई ओल वर्ड आराम से यूज कर सकते थे। अगर हम लोगों के पास डबल बॉन्ड वाला पार्ट होता ऐसा, तो इस केस में हम लोग अल्कीन के ईन के आगे डाई ईन लगा सकते थे। तो अगर जो अनसैचुरेशन है वो रिपीट होता है, 2 या 3 बार रिपीट होता है, या सेम सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होते हैं, या सेम फंक्शनल ग्रुप के यूनिट रिपीट होते हैं, तो उसमें रिपीटिशन के लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा इस तरह का वर्ड हम लोग आराम से प्लेस करते हुए काम कर सकते हैं। उसके बाद नेमिंग ऑफ अल्केन वाला पार्ट है। इस अल्केन के नेमिंग वाले पार्ट को ऑल्दो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज शाम में मेरी 3 क्लास है और अभी हम 2 घंटे से क्लास ले रहे हैं। तो खैर हम तुम लोग को एक छोटा सा सजेशन देंगे। जैसे तुमको ये मालूम पड़ गया है कि हम लोग नोमेनक्लेचर में किस तरीके से नेमिंग कर रहे हैं, तो हम एक छोटा सा बस सजेशन है, क्योंकि कल भी क्लास नहीं है 11th इंजीनियरिंग की, तो हम लोग आराम से एक लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में पूरा का पूरा ये डाउट डिस्कशन या फिर पूरा का पूरा बैकअप क्लास कवर कर लेंगे। और उससे पहले तुम लोगों को कुछ पार्ट पढ़ना होगा। जैसे नेमिंग ऑफ अल्कीन है, केवल ये नेमिंग ऑफ अल्केन वाला पार्ट, ये नेमिंग ऑफ अल्केन वाले पार्ट का जो नोट्स है, ये नोट्स पढ़ के बहुत समझ नहीं आएगा कुछ, क्योंकि रूल्स को लैंग्वेज में पुट करना एग्जैक्टली थोड़ा मुश्किल है। रूल्स में बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स, उतना लिखाने लगेंगे तो बहुत परेशानी होता है, तो एक सिंगल लैंग्वेज में पुट करना मुश्किल है। तो हम पहले ये सजेशन देंगे, जैसे हम तुम लोग को एक वीडियो, जैसे अंशिका तुम अपने खुद से वीडियो मत देखना, हम वीडियो का लिंक भेज देंगे ढूंढ करके कौन सा लेक्चर तुमको देखना है। तो सब लोगों के लिए सजेशन है कि जो तुम लोगों को वीडियो भेजेंगे, वीडियो का लिंक, वो वीडियो का लिंक एक बार बस सुनना, मतलब जैसे अभी हम लोग कहानी सुना रहे हैं वैसे ही कहानी उसको सुनना, और सुनने के बाद जो ये PDF होगा, ये PDF भी तुमको सेंड करेंगे, उस PDF के सारे रूल्स को देखना, सारे एग्जाम्पल्स को देखना,
और एग्जांपल्स को देखने के बाद उसमें जो भी आंसर आया है उस आंसर्स को रिलेट करने की कोशिश करना। तो आज के लिए हम क्लास इतना ही पे एंड कर रहे हैं क्योंकि काफी टाइम भी हो रखा है। बट नेमिंग सर, ऑफ, हाँ बोलो। अभी जो आप बताए डाई ट्राई टेट्रा, हाँ उसमें जब 2 ब्रोमो था तो उसमें हम लोग इस बार उसका पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे। करेंगे, तो पोजीशन वाले पार्ट पे तो हम लोग बाद में आएंगे। जैसे अगर नोमेनक्लेचर अगर करते हैं यहाँ पे तो ऐसा लिखते हैं हम लोग 2,3 डाई ब्रोमो, ये लिखने का तरीका होता है 2,3, क्योंकि नंबरिंग में हम लोग इस साइड से ही नंबरिंग करेंगे, रूल्स के हिसाब से नंबरिंग हम लोग इस बार लेफ्ट साइड से कर रहे हैं 1 2 3। तो सेकंड पे ब्रोमीन है, थर्ड पे भी ब्रोमीन है, तो इसलिए 2,3 डाई ब्रोमो लगा रहा है। बट ये रूल्स में आगे आएगा, अभी नहीं, इस रूल्स को हम लोग आगे एग्जाम्पल से मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट अगर तुम लोगों को समझ आया है तो नेमिंग ऑफ अल्केन का वीडियो तुमको भेज दिया जाएगा। विशाल सर जो है वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे, वो लिंक हम तुम लोगों को शेयर करेंगे और ये पीडीएफ भी सेंड करवा देंगे। और पहले वो वीडियो देख लेना, आराम से बस सुनना, उसको नोट डाउन मत करना, वहां से नोट्स बनाने की कोशिश मत करना क्योंकि नोट्स ऑलरेडी होगा तुम्हारे पास। बस उसको सुनना और सुनने के बाद अगर तुमको पैरेलल में नोट्स देखते जाना है, एग्जांपल्स देखते जाना है तो ठीक है, आराम से देखते भी चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्जांपल्स जो कराए हुए होंगे उसको फॉलो करते जाना, एग्जांपल्स को ऑन द स्पॉट सॉल्व करने की कोशिश करना। और नेक्स्ट क्लास में अगर ये चीज सुन रखा होगा पहले से तो जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये नहीं बोल रहे कि सब कुछ समझ ही लो एकदम, बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है वरना फिर डाउट क्लास सेशन में तुम्हारा टाइम खराब होगा। बस लेक्चर सुनना और लेक्चर सुनने के बाद नेक्स्ट क्लास में आना, ताकि तुमको तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहे कि हाँ ये सब चीजें आने वाली है, तो हम लोग थोड़ा फास्टली काम कर पाएंगे, ठीक है। और एक और चीज हम सजेशन दे रहे हैं, ऑल्दो पता नहीं प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा, अक्सर तुमको मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज तो नहीं लग रही? नो सर। अगर लगेगा तो बता देना। अंशिका? ठीक। सर लगेगा तो बता देंगे। ठीक है। आर्या? नो सर। देव? No, sir. क्योंकि हम बहुत तेज बोला करते हैं, अगर तुम लोग को नॉर्मल लग रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, बट एक्चुअल में मेरा स्पीड ज्यादा है क्योंकि वो जो स्टूडेंट है श्वेता जो 96.8% वाली है, उस वो किसी दूसरे सर को बोली थी ये चीज कि सर उनके क्लास में एक बार सर इधर करके सामने करो तो 2-4 लाइन आगे चला जाता है, इतना तेज बोलते रहते हैं। तो उनके क्लास में कि पूरे टाइम बस उनको सुनते रहना होता है, पूरे टाइम उन पे नजर रखना होता है। तो मेरा स्पीड ऊपर नीचे होते रहता है लेकिन हम इन जनरल फास्ट बोलते हैं। और ये फीडबैक हमको सालों से मिलता आ रहा है। पहले साल में एक स्टूडेंट थी मेडिकल बैच में, वो यही बोल रही थी कि सर थोड़ा धीरे बोलिए। बाकी लोग डर के मारे नहीं बोल पाते थे, बट वो सर थोड़ा धीरे बोलिए, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये है कि एक बार तुमको इस स्पीड का आइडिया लग जाएगा तो तुमको इस स्पीड में मजा आना शुरू होगा, तुमको बाकी लोगों का क्लास बोरियत लगेगा, सर बहुत धीरे बोलते हैं, मजा ही नहीं आता, ऐसा लगता है अब सो जाएंगे। तो मेरे क्लास में नींद वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ ये है कि अगर ध्यान नहीं देंगे, कंसंट्रेट करके काम नहीं करेंगे तो तुम लोगों को समझने वाला प्रॉब्लम आएगा, ये क्या सर बोल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा क्योंकि 2-4 लाइन स्किप होता जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल कंसंट्रेटेड बिल्कुल सुनना। और इन केस अगर रिपीट करवाना होगा सर ये चीज फिर से बोल दिए नहीं सुन पाए क्योंकि नेट का कनेक्शन का भी दिक्कत होता है, तो आराम से बेहिचक बोलना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर स्पीड ज्यादा लगेगा तो शुरू में बोल देना कि सर थोड़ा धीरे बोलिए, नहीं समझ आ रहा। वो 15 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद अपने आप से तुमको स्पीड समझ में आना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, पढ़ाई का स्पीड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। बाद में तुमको पता चलेगा कि सिलेबस कब खत्म हो गया पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है तो स्पीड में थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक के लेक्चर में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, और नहीं तो ये जो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन है इसके लेक्चर का वीडियो तुमको भेज दिया जाएगा और पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा। एक बार रीड करके देखना केवल, हम लोग आज तो नहीं बट कल फिर से तुम्हारा केमिस्ट्री का जब बैकअप क्लास होगा तो हम लोग पहले ये सेगमेंट कवर करेंगे, अल्केन का नोमेनक्लेचर, अल्कीन का नोमेनक्लेचर, ताकि तुम लोग वापस से नॉर्मल लेक्चर में कंटिन्यू कर पाओ। फिर उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट के डाउट है वो भी हम लोग बैकअप क्लास दे करके कवर कराना शुरू करेंगे। मैथ का बैकअप क्लास कब सबका एक एक करके सारे का बैकअप क्लास मिलना शुरू होगा। अरे 2 घंटा तो बैकअप क्लास आज ही हो गया, सब एक ही बार में पढ़ा दे। एक काम करते हैं, हम एक और सर को, मैथ्स वाले सर को भी बोल देते हैं अभी बैकअप क्लास लगाइए, केमिस्ट्री वाला भी अभी लगा देते हैं, लगेगा ऐसे धीरे धीरे तो लगेगा ना। तो 2 घंटा तो जैसे तुम लोगों का तो आज 2 क्लास हो गया, अंशिका का 1 क्लास पहले हो चुका था तो उसका 1 ही घंटे का क्लास हुआ, बाकी सब्जेक्ट का बैकअप क्लास का अनाउंसमेंट तुम लोगों को हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थोड़ा मैसेजेस देख के रखना और अपने एंड से मैसेज कर देना सर बैकअप क्लास का टाइम क्या है, ताकि हम लोग को दिमाग में रहे कि हाँ बैकअप क्लास के बोलना। और हम लोग सिलेबस ये शेड्यूल बना रहे हैं और हर 2 दिन में एक नया एडमिशन आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग अपने एंड से उस चीज को मेंशन कर देंगे। हो सकता है कभी कभी तुम लोग रात को 10, साढ़े 10 11 बजे मैसेज आए,
क्योंकि हम लोग उस टाइम पे सारा क्लासेस लेके फ्री होते हैं, फिर 8 साढ़े 8 बजे फ्री हुए, फिर डिस्कशन करते हैं अगले दिन क्या क्या करना है। तो सारा डिस्कशन करते करते, खाना वाना खाते करते, घर वालों से बात करते हुए 10 साढ़े 10 11 12 ऐसे ही बज जाता है। तो मैसेजेस हो सकता है रात को भी आए, तो अगले दिन सुबह मैसेज खोल के एक बार देख लेना है कोई मैसेज तो नहीं आ रखा है ऑफिस की तरफ से कि हम लोग का बैकअप क्लास इतने तारीख को। इसमें तुम लोग का थोड़ा सा हेल्प चाहेंगे हम लोग, ताकि इफिशिएंटली अपना काम हो पाए, ठीक है। बाकी लेक्चर्स अभी भिजवा दे रहे हैं, और उसको बस सुनना, जो डाउट होगा उन सब चीज़ों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बस लेक्चर हम भिजवा दे रहे हैं, और लेक्चर भिजवाने के बाद उसको बस सुनो, उसको देख लो, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ का डिस्कशन शुरू करें तो डिस्कशन बहुत आसानी से कर पाए, और तुमको सारी चीज़ें रिलेटेबल लगे। हम सारी चीज़ें जो बोल रहे हैं वो यहाँ पे सुने, देखे थे, वहाँ पे देखे थे, बस उन्हीं चीज़ों को हम लोग लगातार रिपीट करते चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से थोड़ा फास्टली हम लोग काम कर पाएंगे। और जहाँ पे चीज़ें नोट डाउन करने की है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नहीं करना होगा तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास एक पीडीएफ वाला पार्ट पड़ा हुआ है। तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार वो ईथर वाला बताइए ना। ईथर वाला क्या? नोमेनक्लेचर में ये एल्कोक्सी जो वर्ड यूज कर रही है, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें जैसे एक चीज ऐसा देखो, मान लो कि जैसे एक ईथर वाले पार्ट में जैसे ऐसा दे रखा कि ईथर का तो एक बेसिक मतलब ये है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ कार्बन चेन है, तो दोनों तरफ के कार्बन चेन में से कोई एक ही पार्ट पेरेंट चेन हो सकता है। तो जैसे मान लो ये लेफ्ट वाला साइड पेरेंट चेन हो गया, पेरेंट चेन में हो सकता है और भी कार्बन हो, इस तरीके से बहुत सारे कार्बन हो। तो अगर ये पूरा का पूरा पार्ट पेरेंट चेन हो गया, तो इस केस में ये जो दूसरा कार्बन है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ये पूरा का पूरा पार्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ 2 कार्बन होते, ठीक है, तो 2 कार्बन का मतलब बेसिकली CH2 होता और CH3 होता। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए कंसिडरेशन ले, तो ये पूरा का पूरा पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। अगर एक बार पेरेंट चेन मालूम पड़ गया तो उसके भी रूल्स हैं, हम लोग सबसे लास्ट में ईथर का नोमेनक्लेचर अलग से करेंगे भी। अगर एक पेरेंट चेन के बारे में पता चल गया, तो ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए बाकी रिमेनिंग कार्बन, क्योंकि ये चीज क्या बोला था हम लोगों ने, जो भी ग्रुप पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो पेरेंट चेन से हम लोग के पास डायरेक्टली क्या अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन अटैच्ड है। और ऑक्सीजन के ऊपर ये पूरा कार्बन चेन, मतलब ये पूरा का पूरा यूनिट हम लोग के कार्बन से अटैच्ड या कार्बन चेन से अटैच्ड है। तो इसका मतलब इस पूरे पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट आराम से बोल सकते हैं, पूरे पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट आराम से बोल सकते हैं। अब ये चीज देखो, जैसे ऑक्सीजन के अलावा इसमें कितने कार्बन हैं सब्स्टिट्यूएंट वाले साइड में, तो 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, इथ। और क्योंकि अल्केन टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए हम लोग वहां पे वर्ड के पार्ट में ऑक्सी यूज कर सकते हैं, तो इथॉक्सी पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो जाएगा। और इन जनरल इस चीज को हम लोग एल्कोक्सी आराम से बोल सकते हैं। तो जैसे इथ था तो अल्क की जगह पे इथ आ गया, अगर 1 कार्बन होता तो अल्क की जगह पे मिथ आता, अगर 4 कार्बन होता तो अल्क की जगह पे ब्यूट आता। तो वहां पे नाम हम लोग आराम से ब्यूटॉक्सी वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते थे। ऑक्सी तो रहेगा, बट इथ, मिथ, प्रो, ब्यूट वो अपने अल्क वाले पार्ट की जगह पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। और कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास का आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय सबको। बाय।